दोस्तों, आज आप सीटेट 2023 वैदिक गुरु चैनल पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको इसमें कुछ कीवर्ड्स बताए जाएंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, जिससे हम ऑप्शन को चूज़ करने में, हमें सही ऑप्शन चूज़ करने में आसानी होगी। जो NEP 2020 और NCF 2005 में बताए गए हैं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम सही आंसर कर सकें। अब इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। सेकंड, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश द्वारा अर्जित करने में सहायक होता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में निगेटिव है, पहले तो नहीं, तो आपको ऐसा आंसर चूज़ करना है जिसमें निगेटिव हो। तो सबसे पहला है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, सही बात है। अर्जन और अधिगम में अंतर होता है। अर्जन हम घर परिवार समाज के परिवेश में करते हैं और अधिगम हम स्कूली वातावरण में करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है, सही बात है। भाषा सीखने में सारे विषय हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद फोर्थ है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होते हैं। जैसा परिवेश होगा हम वैसी ही भाषा सीखेंगे। मतलब अगर घर में कोई बच्चा है तो हम उसके सामने जैसा व्यवहार करेंगे, उसके सामने जैसा बात करेंगे वो वैसा ही सीखेगा। तो अर्जित करने के लिए भाषा परिवेश अच्छा होना ज़रूरी है। इसमें देखिए सेकेंड ऑप्शन में है केवल, तो ये जो केवल शब्द होता है ये बहुत ही निगेटिव होता है। तो आप अगर कहीं केवल शब्द देखते हैं किसी भी ऑप्शन में तो उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, ऐसा नहीं है। हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाषा सीखने के लिए। केवल हम शुद्ध उच्चारण करेंगे यही ज़रूरी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण पर परक उपागम। देखिए, पहला क्वेश्चन भी सीटेट जून 2011 में आया था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और सेकंड नंबर का है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है। ये भी सीटेट जून 2011 में आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। बोलना कौशल पर बल देता है। देखिए, सबसे पहली बात तो थर्ड नंबर में देखिए, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग किए बिना आगे बढ़ जाए। मतलब वो कुछ भी सीख लेगा, भाषा तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा बिना मातृभाषा का प्रयोग किए। इसलिए थर्ड नंबर तो तुरंत कट कर देंगे आप। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर है, बोलना कौशल पर बल देता है। सेकंड नंबर, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। हाँ, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इसके सेकंड वाले पे जब आप ध्यान देंगे तो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर जो प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है उसको सबसे ज़्यादा वो क्या करता है, वो भाषा संदर्भ में, मतलब जो भी चीज़ें वो फैक्ट रूप में देख रहा है, पढ़ रहा है, उसमें वो प्रयोग करके कुशलता को प्राप्त करता है। मतलब उस पर वो प्रयोग करके कुशलता पर बल देता है, ना कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर, ना कि बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सेकंड नंबर। फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। सटीक आंसर इसका है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है आ गया। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। सेकंड नंबर, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। मानवीय मूल्यों का विकास करना। देखिए जब आप भाषा सीखेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आसपास घर में भी, स्कूल में भी, कलीग के साथ, टीचर्स के साथ अच्छा संप्रेषण जो है वो कर पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा, मानवीय मूल्यों का विकास होगा। सेकंड नंबर, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास होगा। सही बात है, आप क्या कर पाएंगे, अगर आप अच्छे से भाषा सीखे होंगे तो आपको किसी भी संदर्भ में, किसी भी स्थिति में अपनी बात को जब व्यक्त करना हो तो उसको आप आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्द के सही अर्थ ग्रहण कर लेंगे। आप शब्दों के जो है अर्थ को सही से, मतलब आप उसको सीख रहे होंगे ना, आप शब्दों के अर्थ जो है वो अच्छे से सीखे रहे होंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी की भी बात आप अच्छे से ग्रहण कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। प्राथमिक स्तर पर अलंकार का प्रयोग, ये कोई सही आंसर नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है ना, वो अभी भाषा को एक छोटे स्तर पर सीख रहा है। उसको अलंकारों की परिभाषा, उसके बाद नियम कानून, इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें नहीं वो कैप्चर कर सकता है। तो भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास ये प्राथमिक स्तर पर उचित नहीं है। तो इसमें निगेटिव आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। पहला सही होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ढूंढना है तो सेकंड भी सही होगा और फोर्थ भी सही होगा, तो इसलिए ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे और जो रॉन्ग वाला है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर, भाषा में कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिलें, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहाँ भाषा का शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। फोर्थ नंबर देखिए, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों, इससे भाषा की कक्षा का माहौल अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार करिएगा। थर्ड नंबर है जहाँ भाषा का शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। सेकंड नंबर, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे सुने। तो भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी बात को कहने सुनने में उनको आसानी हो, वो किसी भी बात की झिझक महसूस ना करें, मतलब उनको इतने ज़्यादा अवसर दिए जाएं कक्षा में कि वो अपने भाषा को सुदृढ़ और अच्छा बनाने का भरसक प्रयास कर सकें। इसलिए केवल शिक्षक बोले बच्चे ध्यान से सुने, ये उचित आंसर नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए, भाषा का शुद्धता पर इतना बल नहीं देना चाहिए। बच्चे जब अपनी बात कहेंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं, तो वो क्या सीखेंगे, वो खाली शुद्ध उच्चारण करके हर कुछ नहीं सीख सकते हैं। और दीवारों पर सूक्तियाँ, ये कोई उचित आंसर नहीं है। फर्स्ट नंबर है जहाँ बच्चों को अपनी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक, जब बच्चों को अधिकाधिक अवसर मिलेंगे तो वो खुद ब खुद प्रवीण हो जाएंगे भाषा की, उनको भाषा की कुशलता अच्छे से आ जाएगी, वो कक्षा में अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, अपनी बात को कह पाएंगे सहपाठी से, टीचर से। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव ढूंढना है, इसमें भी देखिए बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। सेकंड नंबर, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। थर्ड, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए।
चौथा, बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण में क्या सही नहीं है, इसमें निगेटिव ढूंढना है। तो 5 नंबर में बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। हो सकता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब उनको कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो उसका विस्तार और करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मतलब वो प्रयासरत रहते हैं, वो चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा क्रिएटिविटी में लगे हुए होते हैं। उन्हें जो चीज़ सिखाया जाता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे स्कूल में सीख के आते हैं, घर पे अपनी मम्मी से डिस्कस करते हैं, पापा से डिस्कस, ये कैसे होता है, इसको कैसे कहा गया, ये क्यों हुआ, बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बच्चे जो होते हैं वो खुद के द्वारा जो नियम उनके बनाए गए हैं भाषा नियमों को, वो उसको विस्तार करने में विस्तार एवं परिवर्तन करते रहते हैं अपनी समझ के द्वारा। और सेकंड नंबर, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बिल्कुल होता है। जैसा परिवेश होगा, बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, वही अनुकरण द्वारा सीखता है। इसलिए फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया। बच्चों की मातृभाषा का अच्छे में प्रयोग नहीं करना चाहिए, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, क्योंकि जब 3 साल तक बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत कुछ सीखे रहते हैं, मतलब घर परिवार समाज से वो बहुत सारी भाषा का उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हुआ रहता है, वो बहुत सारी चीज़ सीखे और समझे रहते हैं। तो स्कूल में आके वो उसका और विस्तृत, मतलब उसका विस्तार होता है, तो वो और चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं, मतलब वो प्रयासरत रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्कूल आते ही बच्चा भाषा सीखना स्टार्ट करता है, वो पहले भी बहुत सारी जटिल संरचनाओं को सीखे रहते हैं भाषा के बारे में, उसके साथ वो विद्यालय आते हैं। 4 भी सही रहेगा। इसका राइट आंसर है, बच्चों की मातृभाषा का अच्छे में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए थर्ड नंबर राइट रॉन्ग है, तो ये थर्ड नंबर सही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी निगेटिव चीज़ मांग रहा है। 6 नंबर है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जून 2011 का पेपर 11 का क्वेश्चन है ये। शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखे जा सकते हैं। बहुत सारे शब्दों के अर्थ हम ऐसे भी सीख लेते हैं बोलचाल की भाषा में। और सेकंड नंबर, इसमें समय व्यर्थ होता है, बिल्कुल नहीं। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं उसमें हमारा बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अपने आप को निखारते हैं। अगर एक बार कोई चीज़ पढ़े होते हैं, सेकंड बार फिर से उसको पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर की झिझक भी ख़त्म होती है और हम उसको और अच्छे से सीख पाते हैं। थर्ड नंबर, सारे बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर्वज्ञाता तो कोई नहीं होता। तो बच्चे तो अभी सीख रहे हैं, कोई भी सब कुछ नहीं जान सकता है, कमियां हर किसी के अंदर होती है। तो शब्दों का इतने सारे शब्द हैं, उसका सारे अर्थ कैसे बच्चे जान सकते हैं। फोर्थ नंबर, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण करते हैं। सही बात है, बच्चे हर जगह अनुमान लगाते हैं, तर्क करते हैं। तो जैसे उन्होंने कोई संदर्भ पढ़ा या कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें वो अपना अनुमान लगाते रहते हैं, फिर उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण करते हैं। 7 नंबर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव ढूंढना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को देखिएगा कि उसमें हमें कैसा आंसर ढूंढने को बोल रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसी के अकॉर्डिंग आप
आंसर ढूंढेंगे ऑप्शंस में। तो पहला है भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो 7 नंबर का आप सही आंसर ढूंढेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा, भाषा का शुद्धता के प्रति अत्यंत कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। सही बात है, हमें कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। सही बात है, जैसा परिवेश होगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे अनुकरण करके और वो नियमों का निर्माण करेंगे। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। हाँ, ज़रूरी है, जैसा परिवेश बच्चे भी वैसे ही होंगे। 4th नंबर है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण, केवल शब्द आ गया ना तो यहीं से आप इसको पकड़ लेंगे कि केवल शब्द निगेटिव होता है, तो ये इसका आंसर, मतलब ये निगेटिव है तो क्वेश्चन में भी निगेटिव है, तो यही हमारा आंसर होगा। व्याकरण के माध्यम से ही जाना, और ही शब्द जब भी आए, जहाँ भी आप केवल देखिए, ही देखिए, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। तो भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, तो 4th आंसर सही है। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हों। टीचर्स तो कभी कठोर रवैया बच्चे के साथ अपनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूर्णतः गलत है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में मारपीट, दंड, इन सबको निषेध कहा गया है। और 3rd नंबर देखिए, भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। रटना ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब सीखना चाहिए। बच्चा जो होता है वो क्या करता है, वो किसी भी चीज़ को सीखता है, तो टीचर्स को कभी रटने पर जोर तो देना नहीं चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ होंगे तो बच्चा, ऐसा नहीं है कि बच्चा ज़्यादा सीखने में सहज और प्रभावी हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 1st नंबर, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। सही बात है, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी होती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य होती है। जब बच्चा सीखना चाहता है तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाता है। जब उसके मन में इच्छा होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो चीज़ों को सीखने में वो दक्ष होता है। तो भाषा प्रयोग की दक्षता उद्देश्य, उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तभी भाषा जो है वो सीखने में सहज और प्रभावी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर। 9 नंबर, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि फर्स्ट, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। 3rd नंबर, बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं। 4था नंबर, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। तो 9 का हो जाएगा, पहले आप इसको देखेंगे, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3rd नंबर, बच्चों की भाषाई नियम कंठस्थ आ गया ना, मतलब आप इसको निगेटिव समझ लीजिए कि रटना, कंठस्थ करना, याद करना, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। 4th नंबर, बच्चों की भाषा का शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, लेकिन प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है, वो अभी सीख रहा है, तो वो पूर्णतः शुद्ध नहीं कह सकता है, कोई भी चीज़ नहीं बता सकता है, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगा,
इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। समाज में व्याप्त भाषाई परिवेश भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। सेकंड, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। थर्ड नंबर, भाषाएं एक दूसरे से के सानिध्य में फलती फूलती हैं। फोर्थ, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सही बात है। फोर्थ नंबर देखिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। पहले आप मात्राएं सीखते हो, पहले आप वर्णमाला सीखते हो, फिर मात्राएं सीखते हो, स्वर हुआ, फिर उसके बाद व्यंजन, एक के बाद एक चीज़ें सीखते हो, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सब नियम के अनुसार ही आप सीखते हो। तो इसलिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। थर्ड नंबर, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब एक दूसरे के माध्यम से बातचीत होती है या फिर आप कोई भी दूसरा विषय सीखते हो तो उसमें आपकी मातृभाषा, या फिर जैसे कि आप एक एग्जांपल ये ले सकते हो कि जैसे आप अपने घर में मातृभाषा सीखे रहते हो, स्कूल में आके जब आप दूसरी भाषा सीखते हो तो मातृभाषा का बहुत ही प्रभाव दूसरी भाषा पर पड़ता है, क्योंकि आपको सीखने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए इस उदाहरण से आप ये सीख सकते हो कि भाषाएं जो होती है वो एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती रहती हैं। आप उनको एक भाषा से दूसरे भाषा को सीखने में मदद होती है। जब आप एक भाषा को अच्छे से सीखे रहते हो तो दूसरी भाषा भी आप उसको धीरे धीरे करके समझ लेते हो। सेकेंड नंबर, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए व्याकरण जो होता है वो तो बच्चा सीखता है। स्कूल में बच्चा क्या करता है, व्याकरण को अपने टीचर के माध्यम से, बुक से सब कुछ सीख लेता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस पर कठोरता नहीं बरती जा सकती है कि मतलब बहुत ज़्यादा नियम कानून उसको शुरुआत से ही उसको बहुत सारे नियम कंठस्थ नहीं कराए जा सकते हैं। वो धीरे धीरे उनका प्रयोग करके बच्चा जो होता है वो अपनी लैंग्वेज में भी व्याकरण को प्रयोग करके वो धीरे धीरे सीख लेता है। फर्स्ट नंबर, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो प्रयोग से तो हर कोई सीख जाता है, बड़ी से बड़ी चीज़ सीख जाता है। तो बच्चा जब जितना ही उस भाषा को, चाहे वो अपनी मातृभाषा बोलचाल की भाषा में प्रयोग करे या फिर किताबी भाषा में प्रयोग करे, वो जितना भी उस चीज़ को प्रयोग करेगा वो उतना ही उस पर पकड़ मजबूत कर लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव ढूंढना है कि हमें इन सारे ऑप्शंस में निगेटिव, सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा है, तो वो है सेकेंड ऑप्शन, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। नेक्स्ट 11 नंबर, ये सीटेट जनवरी 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? तो इसमें भी देखिए निगेटिव है। तो अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। सेकंड नंबर, जीवन की विविध स्थितियों को साधना। थर्ड नंबर, भाषा का व्याकरण सीखना। फोर्थ नंबर, मन की बात कहना सुनना। 11 नंबर में जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। छोटा बच्चा, प्राथमिक स्तर का बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, तो अगर वो भाषा को नहीं सीखेगा तो वो कैसे अपनी बात को किसी के भी सामने रख पाएगा। तो ज़रूरतें तो पूरी होती है इससे,
उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। कोई भी संकट आ गया, कोई भी स्थिति हो गई, तो जब वो भाषा को जाने रहेगा तभी वो उस स्थिति से निकल पाएगा। थर्ड नंबर, भाषा का व्याकरण सीखना। मन की बात कहना सुनना। अपनी मन की बात कैसे सुन सकता है? तो प्राथमिक स्तर में बच्चा जब छोटा होता है तो वो बहुत ज़्यादा व्याकरण सीखने पर फोकस नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। व्याकरण सीखता तो है लेकिन वो धीरे धीरे सीखता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। 12 क्वेश्चन नंबर 12, उच्च प्राथमिक। देखिए ये अपर प्राइमरी लेवल का है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। फोर्थ नंबर, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। तो 12 नंबर का जो 6 to 8 का बच्चा होता है, ये उसके बारे में बात है। जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य का विस्तृत व्याख्या करना, पठन कौशल पर अधिक बल देना, ये सब जो हैं वो प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सबसे सूटेबल आंसर जो है वो फोर्थ नंबर है। समाचार पत्र, पत्रिका, अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात जो उसमें निहित है, उस पे अपनी सोच को रखना, मतलब उसके विषय में आप कैसा सोचते हो, सरोकार को पहचान करना, ये उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी लेवल के भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर क्या करते हो, आपका दिमाग विकसित होता है। जब आप अपने उस चीज़ को पढ़कर, न्यूज़पेपर में क्या है, कहाँ की खबर कैसी है, जब आप उसको सुनते हो, सुन के अपना तर्क देते हो ना, तो उससे आपके मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए इसमें निगेटिव ढूंढना है, तो सही रूप से समझना, ये भी अपर प्राइमरी लेवल का है। व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। फर्स्ट नंबर है सही रूप से समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य सही रूप से समझना होता है। थर्ड नंबर, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। आपका खुद का अनुभव क्या कहता है? किसी भी फैक्ट को, तथ्य को आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप खुद क्या उसके बारे में निष्कर्ष निकालकर उसके बारे में क्या कहते हो, ये सही है। फिर फोर्थ नंबर, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना। आप क्या सोचते हो और दूसरा क्या सोचता है, दोनों क्या करते हो, अपने अनुभव को साझा करते हो। और संदर्भ में चीज़ों को समझना, फिर उसको समझते हो। और सेकंड नंबर है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मतलब ये राइट है। सेकंड नंबर, व्याकरण के नियमों को रटना ना तो उच्च प्राथमिक पर सही होता है और ना प्राथमिक स्तर पर सही होता है। नियमों को रटना ये पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए ये निगेटिव है, इसलिए यही आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, व्याकरण के नियमों को रटना। 40 नंबर है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है। घर में बिल्कुल संभव है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो आपके घर में हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा परिवेश होता है जहाँ पर
आप सुनकर, समझकर, अनुकरण करके भाषा को सीखना शुरू करते हो। शुरुआत ही आप घर से करते हो। तो ये थर्ड नंबर, भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप केवल लैंग्वेज की ही कक्षा में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को कर सकते हो। अत्यंत जटिल है, बिल्कुल नहीं। संप्रेषण के द्वारा घर में, समाज में, स्कूल में, हर जगह आप भाषा को क्या करते हो, सीखते रहते हो। तो ये तो आप ऐसे ही सीख लेते हो। फिर बाद में जब नियम सीखने होते हैं तो इसके लिए आप विद्यालय जाते हो, विद्यालय में टीचर्स आपको सिखाते हैं। तो धीरे धीरे, ये इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है। फर्स्ट नंबर, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो सही आंसर हो जाएगा, ये सब रॉन्ग है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। क्योंकि क्या होता है, भाषा जब आप सीखते हो तो एक दूसरे से कोरिलेट करके सीखते हो। आपने एक लैंग्वेज सीखी, दूसरी सीखने में वो आपकी पहली वाली लैंग्वेज वो आपकी मदद करती है। तो विभिन्न विषय, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक भाषा जो होती है वो दूसरे को समझने में, सुनने और समझने में वो आपकी हेल्प करती है। तो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 15 नंबर, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, देखिए टीचर का क्या दायित्व होता है, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछें। 4th नंबर, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर देखिए, गृह कार्य देना। अब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा, जैसे वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा होती है, तो समावेशी शिक्षा में सारे बच्चे आते हैं, तो उसमें एक समान रूप से गृह कार्य, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में मतलब एक्टिव बच्चा है, उसको भी वही गृह कार्य दे, जो थोड़ा कमज़ोर है उसको भी वही गृह कार्य दें। तो एक समान गृह कार्य देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये समावेशी शिक्षा इसका किसी भी तरह से इसका साथ नहीं देती है कि सारे बच्चे को एक ही तरह से ट्रीट किया जाए या फिर एक ही तरह से गृह कार्य दिया जाए। इसलिए फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 3rd नंबर, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछें, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा में हर बच्चा अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न जगहों से भिन्न भिन्न बच्चे आए हुए होते हैं, तो हमें सब पे फोकस करना होता है। तो जो कमज़ोर बच्चा है उसके साथ वैसा ट्रीट करना चाहिए, और जो थोड़ा एक्टिव बच्चा है उसके साथ वैसा ट्रीट करना चाहिए, ऐसा समावेशी शिक्षा कहती है। तो 3rd नंबर, सभी बच्चों से समान, ये रॉन्ग हो गया। 4th नंबर, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, ये हो सकता है। और 2nd नंबर, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, बिल्कुल जो जैसा है उसके अंदर वैसी कुशलता विकसित करना ये भाषा शिक्षक का परम दायित्व होता है। तो इसमें सबसे सटीक जो आंसर होगा वो 2nd नंबर का होगा। तो ये 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा 15 का 2nd नंबर, बस सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। 16 नंबर, इसमें पहला हो जाएगा, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता।
भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, नेचुरल तरीके से जब बच्चा जो है अपनी बात को कह पाए। कल्पनाशीलता, उसके अंदर कल्पना का विकास होता है। कौशल और सोच को विकसित करना, ये क्या है? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिससे बच्चा स्वाभाविक अभिव्यक्ति कर पाता है, अपनी बात को कह पाता है, कल्पनाशील हो पाता है, मतलब वो उसके मन में अनेक तरह के विचार सोचने में, वो अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाने में समर्थ हो पाता है, सही गलत को पहचान सकता है, कौशल और सोच भी विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। तो ये सारी चीज़ें करने में कौन मदद करता है? भाषा शिक्षण, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल, सोच भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, रॉन्ग है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, रॉन्ग है। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, रॉन्ग है। क्योंकि जब बच्चा ये सब करने में प्रवीण हो जाता है तो उसे एक दिशा मिल जाती है ताकि वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो इसका सही आंसर है 4th नंबर। 17 भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1st नंबर केवल भाषा सुनने से, 2nd केवल साहित्य पढ़ने से, 3rd नंबर भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, 4 अधिक से अधिक भाषा को प्रयोग से। देखिए, हम जितना भी प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारा ज्ञान और निखरता है। तो इसी तरह भाषा प्रयोग की कुशलता अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से निखरती है। मतलब जब बच्चा तब कुशल हो पाता है जब उसको वो बार बार उसका प्रयोग करता रहे। कोई भी चीज़ सीखने के बाद जब उस पर प्रैक्टिस की जाती है तो वो क्या होता है, उस चीज़ में वो बच्चा जो होता है वो प्रवीण हो जाता है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा 4th नंबर। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग में कुशल हो जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में, केवल साहित्य पढ़ने में, केवल भाषा सुनने में। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 4th नंबर, अधिक से अधिक प्रयोग करने में। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया है। सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है ये, 18 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। 2nd नंबर भाषा के संदर्भ को समझने की क्षमता का विकास। मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का सुचिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास। कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। अपर प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता है? तो अपने जो उच्च मतलब 6 to 8 के बच्चे होते हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर सृजनशील चीज़ों को और सीखते हैं। 2nd नंबर ये राइट है। 2nd नंबर भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता विकसित हो चुकी होती है क्योंकि वो बच्चे बड़े हो गए होते हैं। 6 से 8 तक के बच्चे आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो भाषा के सौंदर्य को समझने में वो एक्टिव हो गए होते हैं। 3rd नंबर मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का सुचिंतन प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। क्या करते रहते हैं? वो सीखते हैं, मतलब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें इनको सीखे तो रहते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, उनका प्रयोग भी करने लगते हैं। तो ये तीनों राइट हो जाएंगे, इसलिए ये रॉन्ग है क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है। कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, ये
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि हम कठिन शब्दों के अर्थ को पूछकर बच्चे के अंदर भाषा शिक्षण का उद्देश्य विकसित कर पाएँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। 19 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है, जब वो कहानी या कविता को पढ़ लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है, अपने अनुभव संसार से जोड़ सकता है। वो पढ़ने के बाद जब उसने कविता पढ़ी तो वो कविता को किसी न किसी चीज़ से कोरिलेट करता है, उसको जोड़ता है। उसने उसको पढ़ने के बाद जो भी सीखा होता है, वो जैसा भी अनुभव कर रहा होता है, आसपास की चीज़ों के साथ उसको क्या करता है, वो जोड़ने का प्रयास करता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो फर्स्ट प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, केवल कहानी को पढ़कर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दे सको, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। सेकंड, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, रॉन्ग है। 3rd नंबर, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या है? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान। 4th नंबर, शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण बोलना ये अनिवार्य गुण नहीं है। 3rd नंबर, शिक्षण विधियों का ज्ञान। हाँ, होना चाहिए शिक्षण विधियों का ज्ञान शिक्षक को। 2nd नंबर, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। विषय का विस्तृत ज्ञान, लेकिन ये 3 ऑप्शन जो हैं 2nd, 3rd और 4th, ये 1st नंबर में समाहित हैं। जब उसे विषय का विस्तृत ज्ञान हो जाएगा, जब वो विषय को सही से जाना होगा, सारे विषय का पूर्ण ज्ञान होगा उसको, तो वो मनोविज्ञान का ज्ञान भी उसमें निहित होगा, शिक्षण विधियाँ भी निहित होंगी और वो शुद्ध उच्चारण तो करेगा ही करेगा। ये तीनों आंसर्स जो हैं वो फर्स्ट में समाहित हैं, इसलिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा विषय का विस्तृत ज्ञान। 21 नंबर, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना। तो इस भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? जब आप एक टीचर के रूप में हैं, शिक्षक के रूप में हैं, तो त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, बच्चे छोटे हैं तो वो गलतियां तो करेंगे ही, तो आप उनसे पूर्ण रूप से उनकी त्रुटि को सही नहीं करवा सकते हो। 2nd नंबर, बच्चों के पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, रीडिंग करवा के केवल आप उनके पढ़ने की पठन क्रिया को विकसित कर सकते हो, उनका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता इससे। 3rd नंबर, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, सही आंसर है 3rd नंबर, कि जब भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपने डाउट्स को आप टीचर के सामने रख सके और आप उनका निवारण कर सको, अपने मन की बात को, अपने किसी भी समस्या को जब बच्चा आपके सामने रखता है तो इसमें आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने बच्चे की झिझक को दूर कर दिया है और वो आपसे अपनी समस्या को रखने में
बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं करता है। तो ये एक भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर के लिए बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों का विस्तार से गृह कार्य करवाना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों का गृह कार्य करवाना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड भी रॉन्ग, फोर्थ भी रॉन्ग। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। भारत शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। उसका भाषा प्रयोग करना कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। सेकंड नंबर वह भाषा का शिक्षक है। थर्ड नंबर विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरे पर प्रभाव डाल सकता है। तो 22 नंबर में भारत शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, इसके लिए दूसरों पर प्रभाव डालना ये ज़रूरी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। विद्यालय का निर्देश रॉन्ग हो जाएगा। भारत शिक्षक वह भाषा का शिक्षक है, इसलिए उसे अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, रॉन्ग है। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। जब एक अच्छा वातावरण बन जाएगा तब बच्चा उसमें अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, तो टीचर को यह ज़रूरी है कि वह उसका मतलब भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा का प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा का वातावरण का निर्माण करता है, जिससे बच्चा जो होता है वो अच्छे से सीख पाता है। 23 नंबर रूपा चौथी कक्षा में पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उसकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का क्या उद्देश्य है? सीटेट जनवरी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना। थर्ड नंबर बहुभाषिकता को संबोधित करना। फोर्थ नंबर अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो 23 का सटीक आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बहुभाषिकता को संबोधित करना, क्योंकि वो गुजराती क्या है, एक राज्य है। तो जब ये चैप्टर पढ़ा गया तो वहाँ से एक भाषा आई कि वहाँ भाई और बहन के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, भाई और बहन का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसी तरह हर जगह जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको जब बच्चा कक्षा में आके फिर टीचर बच्चों के सामने उसको बताएगा तो इससे बहुभाषिकता का विकास होगा, बच्चा हर जगह की भाषा को जानेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव है, इसमें निगेटिव ढूंढना है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो निगेटिव को रिलेट करता है? फर्स्ट है शिक्षार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना। सेकंड विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना। थर्ड विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख कर लिखने में सक्षम बनाना। फोर्थ नंबर व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान। प्राथमिक स्तर है तो बच्चा जो है वो जब उसको आप सस्वर वाचन में सक्षम बनाएंगे तो वो सही शुद्ध उच्चारण करने में सक्षम हो जाएगा। फर्स्ट नंबर सही है। सेकंड नंबर विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना। अगर वो कुछ गलत पढ़ रहा है, ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा है, तो आप उसको सुन पाएंगे, तो अगर उसकी कोई गलतियां होंगी तो आप उसको सुधार पाएंगे। सेकंड नंबर शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, मतलब अगर जब वो ऊंचे स्वर में बोल रहा है, अगर उसमें कोई उच्चारण की त्रुटि हो रही है तो आप उसको सही करवा पाएंगे। फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है। विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना। हाँ, आप अगर इसमें सक्षम बनाओगे तो वो गलतियाँ कम करेगा। अगर वो गलतियाँ करता है तो आप उसको सुधारोगे तो वो नेक्स्ट टाइम से वो गलतियाँ नहीं करेगा, इससे उसका विकास होगा। सुलेख और श्रुतलेख लिखने में विकास होगा। व्याकरण के नियमों का विशद
ज्ञान देना। बच्चा प्राथमिक स्तर का है, इसलिए व्याकरण के नियमों को वो धीरे धीरे सीखता है शब्दों में अपने भाषा में प्रयोग करके, तो इसके लिए उसको लंबा चौड़ा ज्ञान देना ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो ये सभी राइट इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। 25 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सीटेट फरवरी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड नंबर, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। थर्ड नंबर, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। फोर्थ नंबर, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो 25 नंबर का विभिन्न उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का सबसे जो अच्छा उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम साहित्यिक विधाओं का गहनतम मध्यम उच्च प्राइमरी स्तर पर, बिल्कुल नहीं। सेकंड, सरसरी तौर से तीव्र गति से पढ़ना, नहीं, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, फटाफट पढ़ते जाओगे, समझ के ध्यान से पढ़ना चाहिए। थर्ड नंबर, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, अपने खुद के अनुभव से भाषा का सृजन करना, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। 26 नंबर, भाषा का मनुष्य की ब्लैंक और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार, अस्मिता विचार, वैचारिक व्यवहार, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान, आपका गौरव जो होता है उसको अस्मिता बोलते हैं। तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। एनसीएफ 2005 में भाषा को बच्चे की अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन माना गया है। बच्चे के लिए भाषाएं जो होती हैं वो एक स्मृति कोश का काम करती हैं, वो उनको संजो कर रखता है, फिर उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे उनका प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। पहले में अस्मिता भरा जाएगा, दूसरे में विचार। इसके बाद 27, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों, अवसरों, सेकंड नंबर जटिलताओं, मानकों, थर्ड नंबर चुनौतियों, प्रचलनों, चौथा नंबर जटिलताओं और नियमों। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने आसपास परिवेश में बहुत कुछ अनुकरण करके सीखा होता है जो एक भाषा की जटिलता से पूर्ण होता है। तो सबसे पहले में भरा जाएगा भाषा की जटिलता और नियमों। उसको काफ़ी कुछ हद तक नियम भी पता होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ये सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 28, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा में बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, बिल्कुल गलत, पहले ही आपको रॉन्ग मिल गया। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, रॉन्ग। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, इस पर सोच सकते हैं। सुनीता अपनी शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, मतलब केवल नियम को, कानून को मान रही है, रॉन्ग है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर सुनीता क्या कर रही है, वो एक रोज कहानी सुनाती है, उसके बाद उस पर चर्चा करती है। तो जब बच्चों को प्राथमिक स्तर पर कहानियाँ बहुत पसंद होती है, जब वो पढ़ने के बाद उस पर डिस्कस करेगी तो बच्चे भी अपने विचार को अभिव्यक्त करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों में अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, बच्चे भी अपनी बात कह पा रहे हैं और टीचर तो उनको सिखा ही रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। 29, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? सीटेट जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित करना। जब बच्चा प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक का होता है तो उसको सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त होती है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण अच्छा होना चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे वो स्कूल का हो। जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसा ही अनुकरण करके सीखेगा। सरल पाठ्य पुस्तक, ये रॉन्ग है। बाल साहित्यकारों का साहित्य केवल पढ़ा देंगे तो उससे बच्चा प्रवीण हो जाएगा, बिल्कुल गलत। चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, रॉन्ग है। इसका सही होगा सेकंड नंबर, निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण। 30, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मातृभाषा के द्वारा ही बच्चा सीखने में प्रवीण होता है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है। जब वो घर से मातृभाषा को सीख के स्कूल में जाता है तो कोई भी विषय पढ़ाया जाता है तो उसको वो क्या करता है, को रिलेट करके पढ़ने की चेष्टा करता है, जिससे उसे सीखने में आसानी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, स्वीकार्य है। अब यहाँ पर देखिए हमने पॉजिटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स की बात कही थी कि मैं इसको बाद में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा। स्कूल में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर फोकस करना चाहिए। कौन सा बच्चा किस जगह से आता है, कैसा है, तो ये सब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है कि टीचर्स जो भी सिखाती है, जो भी पढ़ाती है कक्षा में, वो सब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह की लैंग्वेज को, मेरी किस तरह की लैंग्वेज को मतलब पसंद करता है, या फिर मैं किस तरह से बोलूं कि बच्चा उसको सीखने में बच्चे के लिए आसानी हो। तो यही बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा, क्योंकि वो उसको बेहतर समझ पाता है। मातृभाषा वो घर से सीख के आया हुआ होता है अपने घर परिवार से, तो उसको वो सीखने में, जब स्कूल में आके टीचर्स मातृभाषा से को रिलेट कराकर कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो बच्चा उसको सीखने में ज़्यादा सक्षम हो पाता है। फिर थर्ड नंबर है हस्तपरक गतिविधियाँ। हस्तपरक गतिविधियों के अंतर्गत यह आता है जब बच्चा खुद से करके सीखता है। टीचर्स उसकी मदद करते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो खुद से चीज़ों को करके उसके बाद सीखता है। जैसे कि कोई लिफाफा बनाने के लिए दे दिया गया, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्टिविटी बेस्ड जो होते हैं वही हस्तपरक गतिविधियाँ हैं। जैसे कोई लिफाफा बनाने के लिए दे दिया तो हर बच्चा वो अलग अलग तरह से बनाएगा, तो वो उसमें सीखेगा कि मतलब वो उसको बनाना सीख जाएगा, तो इससे उसके मस्तिष्क का विकास होगा। समूह चर्चा एवं विमर्श। समूह चर्चा में जब टीचर्स और बच्चे के बीच में समूह चर्चा होती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं।
सारे बच्चे अपने अपने व्यू देते हैं कि उनका विचार क्या है, उनका विचार क्या है। तो इससे उनके अंदर की झिझक ख़त्म होती है और वो सीखने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद देखिए रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? बच्चे की आकलन बीच बीच में करके जो सुधारा जाता है। टीचर्स क्या करते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं, मतलब थोड़े थोड़े दिन में उनका टेस्ट लेके या फिर किसी भी तरह से उनकी गलतियों को और उनकी अच्छाइयों को भी बताते हैं। तो इससे उनमें रचनात्मक मूल्यांकन होता है। इससे क्या होता है? बच्चे जो होते हैं उनके अंदर की जो गलतियां होती है वो जब टीचर्स उनको बताते हैं तो वो अगली बार क्या करते हैं? वो उन गलतियों को फिर से दोबारा नहीं करते हैं और उसको सीख जाते हैं। जैसे उन्होंने कुछ लिखने को दिया गया, अगर उसमें वो गलती कर रहे हैं तो टीचर्स क्या कर रहे हैं? उनको देख रहे हैं। तो देखने के बाद जब उनको एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा क्या करता है? उसको तुरंत कैप्चर कर लेता है और अगली बार से उसको वो जो गलती होती है वो नहीं करता है। तो उसके अंदर एक ये चीज़ का विकास होता है कि वो फिर से वो गलती नहीं करता है और वो काम करने में वो प्रवीण हो जाता है। यही रचनात्मक मूल्यांकन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? बच्चे के अंदर जो भी कमियां होती है वो थोड़े थोड़े दिन में उसका ऑब्जर्वेशन करके उसको हटा दिया जाता है। CCE यही है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यही है सतत और व्यापक आकलन कि बच्चे का कुछ कुछ दिन में निरीक्षण करते रहना चाहिए। जैसे कि योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन, ये 2 मूल्यांकन हुए। तो रचनात्मक मूल्यांकन में ऐसा होता है कि बच्चे का थोड़े थोड़े दिन पे टेस्ट लेके उसकी जो गलतियां हैं उसको हटा दिया जाता है और उन्हें सही सीख दे दी जाती है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? पूरे साल का इवैल्यूएशन किया जाता है, उनको मार्क्स दिया जाता है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन हो गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का रेगुलरिटी बेस्ड पे जो उनका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उनको अपना फीडबैक देते हैं। उसके बाद बच्चे उसको सुधार लेते हैं। इससे उनकी दक्षता का विकास होता है। इसके बाद देखिए निगेटिव कीवर्ड्स जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, रट कर सीखना, दंड देना, डांटना। एनसीएफ 2005 दंड देने को निषेध मानता है। मतलब दंड देना एक अपराध है। कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकता है। नामीकरण, शिक्षक निर्देशित शिक्षा। उसके बाद व्याख्यान विधि, ये सब जो हैं आपके नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैनल पर, वैदिक गुरु चैनल पर नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे। धन्यवाद।